गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्री-रिक्विजिट। आज हम देखेंगे 11 मार्च 2023 इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये हमारे हैंडल्स हैं। तो चलिए न्यूज़ आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले सॉइल हेल्थ, एनवायरनमेंट, जोग्राफ़ी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रमेश चंद टास्क फोर्स, नीति आयोग द्वारा गठित ये कमेटी जो टास्क फोर्स थी, इन्होंने सॉइल हेल्थ के बारे में कुछ टिप्पणियाँ, रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशन करी हैं। तो उनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। मेंस में हम इसको कोट करके अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या करा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है इंडियन सॉइल्स में, दैट इज़ डिप्लीटिंग ईयर बाय ईयर। क्या रिकमेंडेशन दी उन्होंने इसको ठीक करने के लिए कि काव डंग और काव यूरिन एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हम फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं सॉइल की हेल्थ को बचाने के लिए और रेजुवनेट करने के लिए। इन्होंने साथ में ये बताया कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको इंटीग्रेट करा जाए काव डंग बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ, जैसा कि हम एथनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में। इस तरीके से हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम होगा और हम बेटर सॉइल हेल्थ भी बना पाएंगे। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है और प्रमोशन है ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र्स का, उस पर खास फोकस रखना चाहिए, जिससे गौशाला जो हैं उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को प्रमोट कर सके। तो ये कुछ टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस थी जो सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। और ये प्रीलिम्स में देख सकते हैं कि सॉइल हेल्थ के बारे में अगर नीति आयोग ने कौन सी टास्क फोर्स का गठन किया था, तो रमेश चंद टास्क फोर्स थी ये। अब एक पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से लोकल सेल्फ गवर्नेंस LSG 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 30 ईयर्स हो गए हैं, होने वाले हैं। तो उसके बारे में कंटेक्स्ट है कि जो उनकी वर्किंग है, जो उनके 30 साल हैं, उनका एक अप्रेज़ल, एक क्रिटिकल अप्रेज़ल किया गया है कि कैसे जो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का अब तक परफॉर्म किया है। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट थे, वो एक टर्निंग पॉइंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक गांधीयन आइडियोलॉजी को रियलाइज़ करने के लिए 1947 से 1993-4 तक का वेट करना पड़ा। तो उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने बहुत सारे सिटीजन्स को, मिलियन ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेटिव्स का आइडेंटिटी दी। सरपंच हो या फिर ऑफिसर्स हों, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनने का एक सपना पूरा हुआ। फिर पावर शेयरिंग करने का एक स्फीयर मिला। देन डिस्कशंस, डेलिब्रेशन करने के लिए स्पेस मिला। और ऐसा एक क्रिएशन ऑफ न्यू नॉर्म्स हुआ, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, डिसेबल्ड है, उनको एक जगह मिली, अपनी पॉलिटिकल और एम्पावरमेंट करने की स्पेस मिला। फिर जो लोकल कैपेसिटीज़ हैं उनका बिल्टअप हुआ। वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस उन्हें मिला लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उन्हें फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज के रूप में एक नई पहचान मिली। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी देखे गए। इश्यूज़ भी इनके अराउंड ही घूमते हैं। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। कैसे? टाइम पे फंड ट्रांसफ़र ना करना, फंक्शन लिमिटेड होना, फंक्शनरीज खुद के स्टाफ ना होना। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है और लोकल गवर्नमेंट्स को एज अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखा जाना, ये उसके लिए गलत साबित हुआ, जिसके कारण उसकी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाई। फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की इंटरफेरेंस रहती है, जैसे कि जो MLAs और MPs होते हैं लोकल, उनका इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड ऑल, इट लीड्स टू देयर डिग्रेडिंग। क्योंकि जो गवर्नेंस है फिर वो ग्रास रूट लेवल नहीं रहती, लोकल लोगों के हाथों में नहीं रहती। फिर जिनकी जो डेलिब्रेट अंडर इन्वेस्टमेंट है, ताकि वो इतने पावरफुल ना बन जाएं कि स्टेट गवर्नमेंट को ही रिप्लेस कर दें या फिर इनके हाथ में इतनी पावर ना चली जाए। तो एक डेलिब्रेट अंडर इन्वेस्टमेंट रहती है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है उनकी रिकमेंडेशंस को नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये भी एक इशू रहा है। देन
जो पॉलिटिकल पाथवेज हैं लोकल लीडर्स के लिए, सक्सेसफुल पंचायत परफॉर्मर्स के लिए, वो अपनी ही पार्टीज़ में ऊपर नहीं आ पाए। तो ये भी एक न्यू लीडर्स हम नहीं देख पाए, जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लीडर्स हम टॉप पे जाते हुए बहुत कम देखते हैं। फिर जो टेक्निकल अवेयरनेस है वो बून और बेन दोनों बनी। बेन किस तरह से कि कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से जो रूल्स हैं वो बाईपास कर दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ ई गवर्नेंस, या फिर जल्दी टास्क को कंप्लीट करने की वजह से। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएंगे कि इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म इन न्यूज़ है, दैट इज़ सेफ हार्बर। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन दिख सकता है दैट सेफ हार्बर अ टर्म विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला ऑप्शन छूटते ही वो देगा कि इट इज़ अबाउट पोर्ट्स एंड शिप्स। तो अगर किसी ने आइडिया नहीं है, कोई नहीं पढ़ा है और गैस वर्क करेगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा है। कंटेक्स्ट क्या है? डिजिटल इंडिया बिल। इट इज़ अ बिल दैट इज़ प्रपोज्ड एज एन सक्सेसर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। क्योंकि अब अराउंड 23 ईयर्स हो गए हैं इस एक्ट को, तो ये आउटडेटेड हो चुका है, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसकी गति को देखते हुए हमारे लॉज भी उसके बराबर होने चाहिए, इसलिए डिजिटल इंडिया बिल लाया जा रहा है। अब सेफ हार्बर उसमें एक टर्म है अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000, जो कहता है कि लीगल इम्यूनिटी मिलती है ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को जो कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट किया जाता है उसके यूज़र्स के द्वारा। ये कहा जाता है कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे पर्सन ए इज़ पोस्टिंग सम कंटेंट which might be illegal, which might be anything, which might criticize the government or act as a sedition. But जो फेसबुक है, it is only a intermediary to express the feelings of other person. मीन्स वो उसकी खुद की फीलिंग्स नहीं है। तो ये इंटरमीडिएटरी जो है, इसको सेफ हार्बर मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा इस लॉ के अंडर, दैट इट इज़ अ मेयरली अ प्लेटफॉर्म। अब इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने बड़े टेक जाइंट्स हो गए हैं जो दे आर स्वेइंग द थॉट्स ऑफ द पीपल, आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल, क्या अब इस सेफ हार्बर की ज़रूरत है या नहीं है? तो उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल न्यूज़ में था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको हम एक आंसर की फॉर्मेट में अपना बॉर्डर तोड़ सकते हैं, जो भी इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022, जो कि IMD ने रिलीज़ किया। इन 2022 अलोन हैवी रेन, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स क्लेम्ड 835 लाइव्स इन द कंट्री। मतलब इंडिया में इन 3 मुख्य कारणों की वजह से 835 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और ये रिपोर्ट का ध्यान रखना है, IMD इसको रिलीज़ करता है। दिस कैन एक्ट एज एन इंट्रो टू आवर आंसर्स। देन लैंडस्लाइड होते क्या हैं? अ सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, बोल्डर्स, अर्थ और डेब्रीज डाउन अ स्लोप ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सिंपल टर्म्स में ये होता है लैंडस्लाइड। इसके 2 कॉजेज होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। नेचुरल कॉजेज में आते हैं हैवी रेनफॉल हो, अर्थक्वेक, स्नो मेल्टिंग, undercutting of slopes due to flooding. These all causes lead to landslide, but these are natural in nature, means happen on their own. Then these are some human-made, man-made actions due to which landslide occur, जैसे कि excavation हो, cutting of hills and trees हो, deforestation, excessive infrastructure development हो, dams और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ओवरग्रेजिंग होने की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है, सॉइल एरोजन जो प्लांट्स थे वहाँ पे जो ग्रेज कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल लूज हो जाता है, एंड व्हेन द सॉइल लूजेस इट टॉपल्स फ्रॉम द हिल। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इट पोजेज अ थ्रेट टू ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, प्रॉपर्टी डैमेज करता है, रोड्स, ब्रिजेस, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कर देता है, जो कि भारी नुकसान होता है। अब कुछ फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द लैंडस्लाइड। सबसे पहले लिथोलॉजी, मतलब जो रॉक का स्ट्रक्चर है, मतलब जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो हैं, फॉल्ट्स, हिल स्लोप्स, ड्रेनेज,
वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है, लैंड यूज़ किस तरीके से हो रहा है, सॉइल का टेक्सचर और डेप्थ कितना है, और रॉक्स की किस हिसाब से वेदरिंग हो रही है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं या इन्फ्लुएंस करती है लैंडस्लाइड्स को। अब एक मैप जो हम अपने आंसर में हमेशा बनाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात कि इंडिया का एक मैप बनाएंगे, वहाँ पे नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ मोर प्रोन है 1998 से 2022 में क्या हो रहा है। ये सबसे पहले हमने देखा कि मिज़ोरम जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि 12.6% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल लैंड एरिया इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ये एक केस स्टडी या फिर इंट्रो भी बन सकता है अपने आंसर्स में। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आज के न्यूज़पेपर में। आप इससे भी बताएं कि लैंडस्लाइड्स को हम कैसे मिटिगेट, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो 2 होमवर्क है आज आपके, इंटरेक्ट करिए, फीडबैक दीजिए, तभी ये इनिशिएटिव अच्छा